क्योंकि मैंने आईयूआई 2 बार करवाया हुआ है और दोनों बार का मेरा अनुभव अलग अलग था। तो हम लोगों का आईयूआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि दीदी आईयूआई कब कराना चाहिए, अगर एक आईयूआई फेल हो गया है तो हम दूसरी बार आईयूआई कब करवा सकते हैं, आईयूआई में खर्च कितना लगता है, सक्सेस रेट क्या है। इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि दीदी आप बनाइए, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी आपको, क्योंकि मैंने हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइज। मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूँ और आईयूआई का मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगी और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि आई आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताने वाली है और कोई भी सच नहीं बोलता, आपको भी ये बात पता है। तो आईयूआई आप कब करवाना चाहिए आपको, जब अगर आपने 1 साल 2 साल नेचुरली ट्राई कर लिया है और आपका नेचुरली आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आईयूआई वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो आपको करवा लेना चाहिए, जिससे आपकी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन क्या आईयूआई में सक्सेस रेट कितनी है, आखिर कितना % है कि वो सक्सेस हो ही जाएगा? तो देखो, जब हम फर्स्ट टाइम आईयूआई करवाते हैं तो उसकी सक्सेस रेट ओनली 10% होती है, सेकेंड टाइम आपको 15 to 20% होती है, थर्ड टाइम आपको 35% होती है। इस तरीके से होती है, आप इसको 3 से 6 बार करवा सकते हो आईयूआई को। अब बात करते हैं इसके खर्चे की। तो देखो, ये डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में रह रहे हो, किस क्लिनिक से करवा रहे हो। हमारे यहाँ पे जब मैंने आईयूआई करवाया था, आज से 8-9 महीने पहले मैंने फर्स्ट आईयूआई करवाया था, उस टाइम में मुझे खर्च जो लगा था वो 10 से 12 हज़ार हमारे जमशेदपुर में मैंने करवाया था डॉक्टर अंजू बाजोरिया से, जो कि काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, काफ़ी सीनियर डॉक्टर है। मैंने उनसे करवाया था, उनके अपने क्लिनिक पे होता है। आप अगर वहाँ जाते हो, आप मेरा नाम ले सकते हो कि आंचल मैम ने हमको बताया आपके बारे में, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा वहाँ पे। और मेरा इसमें कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइज, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, मैंने बस जहाँ से करवाया मैंने आपको बताया। सेकेंड चीज़ है कि जब मैंने आईयूआई करवाया था तो मैंने क्यों करवाया था, तो मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मैं नेचुरली 2 साल से ट्राई कर रही थी, मेरा कंसीव नहीं हुआ और एक बार कंसीव भी हुआ था तो मेरा मिसकैरेज हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आईयूआई करवाती हूँ, क्या पता मुझे इससे कंसीव हो जाए। तो मुझे अंडे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत थी। मेरे को दिक्कत वो थी कि मेरा एक ट्यूब ब्लॉक था और मुझे फाइब्रॉइड थे, ये 2 समस्या मेरी थी। तो हमने डिसीजन लिया कि चलो हम लोग एक बार आईयूआई ट्राई करते हैं, क्या पता इससे मुझे कंसीव हो जाए। तो जब मैंने आईयूआई करने का डिसीजन लिया, मैं डॉक्टर से जाके मिली, डॉक्टर ने सारी मेरी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ देखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ आप आईयूआई ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई कि जो मुझे परसेंटेज ऑफ रेट बताया वो मैम ने बहुत अच्छा बताया था, जो कि 10% ही होता है ना। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था कि ये आपको इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। तो 10% मुझे जो वो मिला था। अब मेरा आईयूआई हुआ था, उसके पहले का ये प्रोसेस होता है कि आपको 3 से 4 दिन पहले से उसका प्रोसेस में आ जाना पड़ता है, आपके अंडे की साइज़ को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। आपको इंजेक्शंस दिए जाते, 1 से 2 इंजेक्शन लगते हैं। तो मुझे इंजेक्शन लगे थे और मैम ने कुछ मेडिसिन दी थी कि आपको खाना है, तो वो मैंने खाया था। और आईयूआई के एक दिन पहले मुझे एक मेडिसिन दी गई थी जिससे कि आपको आईयूआई से पहले खाना था, तो वो मेडिसिन मैंने खाई थी। मैं उसका नाम नहीं बता सकती, सॉरी फॉर दैट, नहीं तो फिर वो आप लोग भी अप्लाई करोगे, तो इसलिए नाम बताने की मुझे अथॉरिटी नहीं है। तो वो मैंने खाया। उसके बाद में मैम ने मुझे आईयूआई के लिए सुबह 10 बजे बुला लिया था अपने क्लिनिक पे। मैं गई और वहाँ पे फ्रेश स्पर्म जो है वो मेरे हस्बैंड का कलेक्ट किया गया था, क्योंकि फ्रेश स्पर्म था, फ्रेश स्पर्म कलेक्ट किया गया। उसके बाद में वो कलेक्ट करने में, फिर उसकी क्लीनिंग में, उसमें से अच्छे स्पर्म निकालने में, ये सारे प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो उतनी देर में मुझे बैठा के रखा गया था। उसके बाद मैं अंदर गई और मेरा जो आईयूआई का प्रोसेस हुआ, मुझे सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 से 10 मिनट लगा था आईयूआई के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि मेरा बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ था। और जो आपका आईयूआई होता है वो आपके ओवुलेशन के आसपास ही होता है ना। जब आपका अंडा नेचुरली निकलता है, नेचुरली इस प्रोसेस को करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और मेरा उसी टाइम पे हुआ था, ओवुलेशन के टाइम पे। तो ओवुलेशन मेरा ख़त्म होने के कगार में मुझे ट्रैक किया गया था एज अ फॉलिकल स्टडी के द्वारा। फॉलिकल स्टडी हम करवा रहे थे जनरली, और फॉलिकल स्टडी में मेरे अंडे की साइज़ को देखा जा रहा था। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि मुझे अंडे के लिए कोई भी इंजेक्शन लेना नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अंडा 22 mm का बना था। तो मैम ने कहा कि तुम्हें तो इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सब कुछ बहुत अच्छा था, स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, एवरीथिंग इज़ ओके। बट कहते हैं ना, जो नसीब में होता है वही होता है। तो हमारा जो हुआ था, उसके बाद में मैम ने मुझे बोला कि अब तुम्हारा जब पीरियड का डेट क्रॉस होगा उसके बाद हम चेक करेंगे। तो उस दौरान मुझे क्या करना था,
है ना। उसके लिए मुझे कुछ मेडिसिन भी मैम ने चलाए थे कि आपको मेडिसिन खाते रहना है। और टोटल मेरा मेडिसिन का और IUI का प्रोसेस का 10 से 12 हज़ार में मेरा अच्छे से हो गया था। और ऐसा नहीं था कि इस पैसे में मैम ने कुछ लापरवाही बरती थी, मुझे कोई लापरवाही उनकी तरफ से नहीं लगी थी, काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग में हुआ था। तो उसके बाद में जो बात का आपको प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है वो था कि आपको कोई भारी काम नहीं करना है ना। उस टाइम पे हम लोग सेक्सुअली एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हुए और किसी भी तरह का भारी काम मैंने नहीं किया, कोई भारी सामान नहीं उठाया, बहुत ज़्यादा स्टेयर चढ़ना यानी सीढ़ी चढ़ने जैसी चीज़ें मैंने नहीं की, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ गर्म नहीं खाया। ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो 3 महीने जो आपको प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है वो प्रिकॉशन आपको IUI के बाद भी लेके चलना पड़ता है। तो आपको कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं खाना है जिससे कि वो आपको इफ़ेक्ट कर जाए। गर्म में आपको पता है पपीता, पाइनएप्पल, आम, जितने भी गर्म फल है, फूल हैं या फूड है आपको नहीं लेना। ऑयली मसाला बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये प्रिकॉशन आपको लेके चलना पड़ता है। तो हम बिल्कुल इस प्रिकॉशन में थे, सब कुछ था। लेकिन मेरा जो पीरियड का डेट था सेम मुझे उसी दिन पीरियड आ गया। तो दैट मीन्स कि फेल हो गया। फिर हमने मैम से कांटेक्ट किया, मैम ने कहा कि तुम सेकंड IUI करवा लो। तो मैंने कहा कि मैम सेकंड IUI मैं अभी नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं कुछ टाइम अब नेचुरली वेट करूँगी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने फिर मेडिसिन उनकी जो थी विटामिन और विटामिन D एंड फॉलिक एसिड मेरी चल रही थी, साथ नेचुरल ट्राई कर किया हमने। और 1 या 2 महीने के बाद मेरा नेचुरली ऑटोमेटिकली कंसीव हो गया। तो मुझे कंसीव होने में प्रॉब्लम नहीं हुई है ना सेकंड टाइम। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप IUI करवा लेते हो तो उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि आपको नेचुरली में भी मदद मिलती है और आप कंसीव कर जाते हो। तो मेरे साथ यही हुआ, कंसीव कर गया। लेकिन 2 से 3 महीने में वो मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने का रीज़न मेरा फाइब्रॉइड था। मेरा फाइब्रॉइड जो है वो भी डे बाई डे बड़े हो रहे थे उसके साथ साथ। तो इस वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। और मिसकैरेज होने के बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब अपने फाइब्रॉइड को हटाऊंगी, है ना। फाइब्रॉइड को हटाने का डिसीजन लिया। और उसके बाद मैंने फाइब्रॉइड मेरे उसके ऊपर ट्रीटमेंट मैंने 6 से 7 महीना पूरा ट्रीटमेंट लिया, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, हर चीज़ किया। और इसके बारे में आप डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो उसके बाद में मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरा फाइब्रॉइड ठीक हो गया। फाइब्रॉइड ठीक होने के बाद में फिर मैंने सेकंड IUI करवाया, जिसमें कि मेरा जो परसेंटेज था वो 15 to 20% हो गया था कि इस बार सक्सेस हो सकता है। लेकिन इस बार भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ। और मुझे सेम अमाउंट, सेम प्रोसेस मेरा उसमें भी लगा था। उसमें भी मेरे को अंडे बनने में कोई भी दिक्कत नहीं हुए थे, अंडे मेरे अच्छे बने थे। तो मुझे उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना हस्बैंड को प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा जब सेकंड IUI हुआ, हमें पता था कि मेरा एक ट्यूब ब्लॉक है। तो वो हमने ट्रैक किया कि हमारा अंडा किस ओवरी में बन रहा है और किस फैलोपियन ट्यूब से होके निकलेगा। इस अकॉर्डिंग हमने IUI किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि मैंने 2 IUI करवाए हैं। और इसका निष्कर्ष यही निकलता है गाइज कि अगर आपका सब कुछ ठीक है तो भी आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे डिपेंडेंट हो। गॉड की चाह भी होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि आप अपना ट्राई वन ऑफ द बेस्ट करिए, 100 नहीं 1000% दीजिए, अपना ट्राई करते रहिए। लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हर चीज़ का एक समय होता है और वो अपने समय पर ही तय होता है ना। तो इसीलिए आप घबराइए नहीं। और आपने भी सुना होगा कि IVF भी लोगों के 2-2 3-3 फेल होते हैं, ICSI भी 2-2 3-3 फेल होते हैं, IUI भी फेल होते हैं। तो सब लक की भी कुछ चीज़ें होती है ना। जब मुझे डॉक्टर ने ये कहा कि आंचल देखो हम तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर निर्भर है, तो मैंने कहा कि जब भगवान पर ही निर्भर है तो फिर ठीक है, भगवान को ही हम मान के चलती हूँ मैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि अपना ट्रीटमेंट छोड़ा, ट्रीटमेंट में करते रह गई। और उसके बाद मुझे एक दिन लाल धागे बाबा के बारे में पता चला और तब से मैं लाल धागे बाबा से ही जुड़ी हुई हूँ। और अब उनके ऊपर है कि वो मुझे कब ये चीज़ देते हैं नहीं देते, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी में नहीं है जितना कि बाकियों को मैं देखती हूँ। और तब भी वो कंसीव कर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी कंसीव कर सकती हूँ अगर बाबा चाहेंगे तो। एक सवाल और था कि IUI अगर आपका एक फेल हो जाता है तो आप सेकेंड टाइम कब करवा सकते हो या थर्ड टाइम कब करवा सकते हो। तो देखो आप सेकेंड टाइम नेक्स्ट साइकिल में भी करवा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ गैप लेना है।
या थर्ड में करा सकते हो, फोर्थ में करा सकते हो। लेकिन एक चीज़ और है कि IUI आप जितनी साइकिल मतलब जितनी बार आपका होते जाएगा उसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस का हाई रेट होते चला जाता है, अब है ना। लेकिन आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर आपकी पतली है, आपको एडिनोमाइसिस है, आपको बहुत ज़्यादा सिस्ट है, पॉलीसिस्ट है, या आपको पॉलिप्स बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, या आपको फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके IUI फेल हो जाता है। लेकिन IUI सक्सेस आपको तभी होता है जब आपको बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम इंटरनल नहीं है, तब आपको IUI पॉसिबल है कि आपको सक्सेस हो जाए। लेकिन अगर आपको ये सारी समस्या है तो आप IVF भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो याद रखो कि IVF में भी एम्ब्रियो तो बना के आखिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे ही चिपकाया जाता है। तो अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर पतली है तो आपका IVF भी फेल होगा। तो पहले आप अपनी हेल्थ की इश्यूज़ को ठीक कीजिए, है ना। और जब भी डॉक्टर के पास जाइए एक काउंसलिंग लीजिए कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या, और मेरे को अब आगे का रास्ता बताओ। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए ज़रूर से, उसके बाद ही आपको डिसीजन IVF IUI का लेना चाहिए। और ऐसा नहीं बोलूँगी गाइस कि ये सक्सेस होता ही नहीं है, बहुत लोग इससे माँ बने हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए सही डॉक्टर का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली ये आपका सक्सेस हो सकता है। तो वो सही डॉक्टर हम कैसे खोजेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि ये सही डॉक्टर है? तो डॉक्टर के बात से, डॉक्टर के बिहेवियर से, आप जब बात करते हो वो आपकी बात सुन रही है, आपकी हर क्वेश्चन का जवाब दे रही है, आप उससे सेटिस्फाइड होके निकले हो क्लिनिक से, वो सिर्फ पैसों की बात नहीं की है आपसे, या सीधा आपको ये नहीं बोला कि IVF ही करवा लो या IUI ही करवा लो। जो अच्छी डॉक्टर होती है ना वो नेचुरली ट्राई करने के लिए भी आपको बोलती है कि आप 2 से 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने नेचुरल ट्राई कीजिए। जैसे मेरी डॉक्टर अंजू बाजोरिया जी हैं, उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि आंचल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप नेचुरल ट्राई करो, आपका नेचुरल कंसीव होगा। वो मुझे बहुत मोटिवेट की हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट की हैं। तो एक अच्छा डॉक्टर यही होता है गाइस, जो आपको मोटिवेट करे, ना कि आपको पैसे का लिस्ट पकड़ा दे कि भैया इतने खर्चे लग जाएंगे आपको और ये करवाना ही पड़ेगा। बहुत सारी डॉक्टर्स तो ऐसा भी बोलती है कि नहीं आपका तो बच्चा ऐसे हो ही नहीं सकता, आपका बच्चा तो IVF से ही होगा, IUI से ही होगा। तो वैसे डॉक्टर से तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आप अपना ट्रीटमेंट ना लें, नहीं तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है और घुमा फिरा के वो आपको IVF में ही लेके आएंगे, है ना। तो अभी भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, बस जो डॉक्टर को आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है। तो ये एक मैंने ओवरऑल जानकारी दी। बाकी आपको अगर जानना है तो मेरे IUI का जो वीडियो है आप उसको जाके देखिए, उसका प्लेलिस्ट है, मैं बना दूंगी और मैं प्लेलिस्ट लास्ट में लगा दूंगी। आप लोग उस वीडियो को देखिए, आपको ओवरऑल पूरी जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने एक ओवरऑल आपको चीज़ें बताई। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। और जो लोग लाल धागा बाबा को मेरे चैनल से जानना चालू किए हैं, या जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोगों का IVF IUI फेल हुआ है, वो ज़रूर एक बार लाल धागा बाबा के पास जाएँ। उनके पास बहुत सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई है और आपकी भी ज़रूर होगी, तो उनके पास आप ज़रूर से जाएं अगर आप इन चीज़ों को मानती हैं तो। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ भगवान को कौन नहीं मानता है, भगवान को तो डॉक्टर भी मानती हैं, है ना। तो एक बार भगवान का भी सहारा लेके ज़रूर देखिएगा, इस क्या पता आपका वहाँ से भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है बताना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव और जय लाल धागा बाबा की ज़रूर लिख दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन छूट गए हों आप मुझे कमेंट में पुट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे।